नमस्कार दोस्तों। मैं आलोक सिंह आप लोगों को कोचिंग जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म से प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं और आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ एक कॉम्पिटिटर के रूप में आपके तैयारी जो है वह भी जोरदार ढंग से चल रही होगी। तो पढ़ाई लिखाई के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन। ठीक है ना? तो इसको कहा जाता है कि भारतीय संविधान भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज दस्तावेज। ठीक है ना? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है ना? भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में। तो भारतीय संविधान कैसे जीवंत दस्तावेज है, सबसे पहले तो इस बात को समझिए। तो यहाँ पर जब हम किसी भी देश के संविधान के विकास को देखते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं। जैसे हमें यह ध्यान देना है कि क्या उस देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। यदि संशोधन की प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस है तो वह संविधान समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, नए नए चीज़ों के डेवलपमेंट के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है। यदि कोई भी संविधान, वह चाहे दुनिया के किसी भी देश का हो, समय के साथ आगे बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से हम यह मान के चलते हैं कि वह संविधान प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, लिविंग है। ठीक है ना? क्योंकि उसमें समय के साथ संशोधन की गुंजाइश है, परिवर्तन, संशोधन या उसमें हम यह कहें कि अमेंडमेंट की गुंजाइश है। ठीक है ना? और यही तमाम ऐसी खूबियां हैं जिनके परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान को भी कहा जाता है कि भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, क्योंकि भारत के संविधान में इतनी गुंजाइश हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थापित की हुई है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कि जब भी आवश्यकता हो तो संविधान में संशोधन किया जा सके। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम आज उन्हीं का अध्ययन करेंगे कि भारत के संविधान में अब तक जो संशोधन हुए हैं वह क्या क्या है, क्यों उन संशोधनों की जरूरत पड़े और वह आपके एग्जाम के लिहाज से कौन से ऐसे संशोधन हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, जो वास्तव में लैंडमार्क केसेस साबित हुए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से संशोधन हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, पहला संविधान संशोधन फर्स्ट। तो पहले संविधान संशोधन में आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि एडेड स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू फुल्ली सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जमींदारी एबोलिशन लॉज and to place reasonable restrictions on freedom of speech. A new constitutional device called Schedule 9 introduced. Schedule 9 was introduced to protect against laws that are contrary to the constitutionally guaranteed fundamental rights. ठीक है ना? तो साथ ही साथ यह प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। प्रेसिडेंट कौन है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं प्रेसिडेंट। और कब होता है यह संशोधन? 10 मई 1951 को। 10 मई 1951 को यह संविधान संशोधन होता है। कौन कौन से अनुच्छेद इससे प्रभावित होते हैं? अनुच्छेद 15 बात हो रही है ना यहाँ SC ST के लिए,
SC और ST के लिए। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है, वो अभी आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आप देखिए दिया गया है, ठीक है ना। फिर आर्टिकल 85 को प्रभावित करता है, 87 को, 174 को, 176 को, 341, 342, 372 एंड 376। तो आप इसको लेकर के बहुत परेशान मत होइए, आप बस 3 चीजें याद रखिए। क्या क्या? पहला पॉइंट है कि SC ST के राइट्स की बात यहां पर की गई है। दूसरी बात यहां पर क्या की जा रही है, आप दूसरी बात यहां पर देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड फंडामेंटल राइट्स को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड फंडामेंटल राइट्स को कैसे यहां पर रिस्ट्रिक्ट है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो दूसरी चीज जो हम यहां पर देख रहे हैं वह है आपका जो यहां पर दिया गया है, वह है लैंड लॉ से, लैंड लॉ, जमींदारी कानून, ठीक है ना, उसको लेकर के दिया हुआ है। फिर आगे अगर हम लोग थोड़ा सा इसको देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पेज नंबर 3, तो उसी का कंटिन्यूएशन है पहले अमेंडमेंट का। यहां पर कह रहा प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात हो रही है। तो उन तमाम चीजों को लेकर के यह जो आपका पहला संविधान संशोधन है इसको लागू किया गया। तो आपसे जो चीज यहां पर पूछी जाती है वह बस यही है कि शेड्यूल 9 या अनुसूची 9 की बात कर रहे हैं। अनुसूची 9 यह किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया गया किस संशोधन के द्वारा, को सीमित किया गया किस संशोधन के द्वारा, इसका भी आंसर होगा फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, फर्स्ट के द्वारा। तीसरी बात है कि शेड्यूल 9 और ये सब तमाम चीजें। फिर अगला है जमींदारी एबोलिशन, एबोलिशन एक्ट किसके द्वारा पास किया गया, ठीक है ना। जमींदारी उन्मूलन कानून किसके द्वारा पास किया गया, तो इसका भी आंसर क्या होगा, पहले संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो यह 3 चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे थोड़ा सा देखा जाए, यहां पर आप देख रहे हैं सेकेंड अमेंडमेंट दूसरा, तो कह रहा है कि 1 मई 1953 को हुआ। तो क्या कह रहा है, रिमूव द अपर पॉपुलेशन लिमिट फॉर ए पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी बाय अमेंडिंग आर्टिकल 81 का क्लास 1 का सब क्लास बी, ठीक है ना, 81(1)(b), इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 81(1) का बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। तो यहां पर क्या कह रहा है दूसरे के द्वारा, तो कह रहा रिमूव द अपर पॉपुलेशन लिमिट फॉर ए पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी बाय अमेंडिंग आर्टिकल 81 का सब क्लास 1 का सब क्लास बी, ठीक है ना। तो यह जो चीज यहां पर बताई जा रही है यह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपको इसको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यह आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तीसरे संशोधन की बात करते हैं, तो यहां पर क्या बात कर रहा है, अमेंड शेड्यूल 7, 7वीं अनुसूची में देखिए इसका प्रभाव पड़ा। क्या कह रहा है, 22 फरवरी 1955 को यह संशोधन हुआ। री इनेक्टेड एंट्री 33 ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल with the relation to include trade and commerce in and the production, supply and distribution of 4 classes
ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। विज़ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत दिया गया कि फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल, सीड्स एंड ऑयल, कैटल फॉडर इंक्लूडिंग ऑयल केक्स, अदर कंसनट्रेट्स, रॉ कॉटन वेदर जिंड और अनजिंड एंड कॉटन सीड्स। तो अभी आपके लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड अमेंडमेंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको बिल्कुल मत देखिए। तो सेकंड और थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको क्या कर रहा हूं, कट कर रहा हूं। ठीक है, एक प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा है कि बिल्कुल आप उसको लेकर के परेशान मत हुए कितने अमेंडमेंट हैं, कैसे याद होगा। तो आपको सेकंड और थर्ड नहीं याद करना है, ये आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है ना। आगे देखा जाए फोर्थ अमेंडमेंट। यहाँ पर फोर्थ अमेंडमेंट क्या कह रहा है कि इसमें आर्टिकल्स 31, 35, बैंड 305, अमेंडमेंट शेड्यूल 9, तो 27 अप्रैल 1955 को होता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंक्लूजन ऑफ रिलेटेड बिल्स ऑन शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसको लेकर के भी आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो चौथा भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, पहला इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, अभी तक आपने 1, 2, 3, 4 देखे, जिसके अंतर्गत आपको पहला अमेंडमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखा जाए, यहां पर फिफ्थ अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो क्या कह रहा है अमेंडमेंट आर्टिकल 3, 24 दिसंबर 1955 को, तो कह रहा है empowered the president to prescribe a time limit for state legislature to convey its views on proposed central law relating to the formation of new states and alteration of areas boundaries or names of existing states. Also permitted the president to extend the prescribed limit and prohibited any such bill for being introduced in parliament until after the expiry of prescribed or extended period. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो नए राज्यों का गठन है, तो आप ध्यान से देखिए, यह जो टाइम दे रहा है यह है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग से जुड़ा हुआ है यह जो है। तो यहां पर जब आप देखते हैं तो आपसे पूछ सकता है कि शेड्यूल 3 आर्टिकल 3 में संशोधन संबंधित है, तो वह किससे है, राज्य पुनर्गठन आयोग से। ठीक है, तो वह चीज वहां पर दी गई है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह स्टेट की बाउंड्री में जो संशोधन करने की बात है उसके विषय में यहाँ पर बात दी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी नहीं है अभी। ठीक है, जहां होगा वह मैं बताता चलूंगा। पहला है, आगे देखिए छठा, तो छठे में क्या बताया जा रहा है, छठे में कह रहा है अमेंडेड आर्टिकल्स 269, 286 शेड्यूल 7, तो 11 सितंबर 1956 को अमेंड द यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू रेजिंग ऑफ टैक्सेस। तो यह है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, छठा जो है आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यूनियन और स्टेट लिस्ट में यहाँ संशोधन होता है, तो किसके लिए संशोधन होता है, कहता है कि केंद्र और राज्य में टैक्स को बढ़ाने को लेकर के, टैक्स को बढ़ाने को लेकर के एक संशोधन पारित होता है कि कैसे टैक्स बढ़ाया जाए, यूनियन कैसे टैक्स में बढ़ोतरी करे, राज्य कैसे टैक्स में बढ़ोतरी करे, यह चीज यहाँ पर दी गई है। तो सिक्स्थ वाला आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं सेवेंथ, तो कहता है कि अमेंड आर्टिकल्स 134, 149, 80, 81, 82, 131, 153, 158, 168, 170। तो 1 नवंबर 1956 को
तो यह किससे जुड़ा है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, एबोलिशन ऑफ क्लास ABCD स्टेट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहली चीज यूटी का फॉर्मेशन होता है, यूटी यूनियन टेरिटरीज का गठन यहाँ पर किया जाता है। दूसरी चीज राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुनर्गठन आयोग इससे जुड़ा हुआ है। तो आप जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, आंध्रा, ठीक है ना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था। यह चीज यहां से पूछी जाती है। तो पहला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और दूसरा है आर्टिकल 6 जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 और 7 आप कर लीजिए, 1 और 7 जो पहला संशोधन और 7वां संशोधन, यह अभी तक आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। आगे देखा जाए, इसमें ये तमाम चीजें दी गई हैं जो राज्यों से संबंधित हैं, ठीक है। और इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है? 8वां, तो इसमें क्या कह रहा है? अमेंड आर्टिकल 334 5 जनवरी 1960 को, 1960 को। तो क्या कर रहा है? एक्सटेंडेड द पीरियड्स ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज टिल 1970। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि संविधान लागू हुए 10 साल लगभग हो गया, 10 साल हो गया। तो 10 साल के बाद यहाँ पर लोकसभा में, लोकसभा, विधानसभा में SC ST एंग्लो इंडियन के लिए क्या उपबंध किया जा रहा है? आरक्षण का, ठीक है ना। तो SC ST और एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदाय जो है, उसके लिए आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कितना? 10 वर्ष के लिए। तो आप जानते हो कि संविधान प्रत्येक 10 वर्ष पर आरक्षण की समीक्षा करता है, तो उस समीक्षा के परिणाम स्वरूप उसको आगे फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो आरक्षण आप देख रहे हैं संविधान लागू होने पर SC ST को मिला हुआ था, वह जाकर के 8वें संशोधन के द्वारा 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो उस समय तो इंपॉर्टेंट था आपके लिए, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि आगे इसी से रिलेटेड और नए अनुच्छेद जुड़ चुके हैं और नए संशोधन जुड़ चुके हैं, तब आपको नया वाला याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन एक सरसरी नज़र से हम कहें तो यह 8वां संशोधन भी आपके लिए महत्वपूर्ण इस रूप में हो जाता है कि लोकसभा और विधानसभा में SC ST और एंग्लो इंडियन समुदाय को आरक्षण देने की बात यहाँ पर 10 साल के लिए बढ़ा दी गई थी, 1970 तक कर दी गई, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखिए, यहां पर बात हो रही है कि आगे जब हम बात करते हैं तो बात हो रही है 9th जो अमेंडमेंट है। तो 9th अमेंडमेंट में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या दिया गया है उस चीज़ को आप देख लें। तो आप यहाँ पर जब पूरे पेजेस को देख रहे हैं कि जो दिया गया है तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर देखते जाना है। तो 8वां संशोधन आपको समझ में आया। 8वें में क्या कह रहा है? 8वें के अंतर्गत कह रहा है कि कैसे कैसे चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं। और इसके बाद SC ST लोकसभा, SC ST के लिए लोकसभा और विधानसभा में कह रहा है कि आरक्षण क्या किया गया? बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो बाकी 9वां जो संशोधन है यहाँ पर क्या कह रहा है? 28 दिसंबर 1960 को होता है 9वां संशोधन। तो इसमें देखिए माइनर एडजस्टमेंट
टू टेरिटरी ऑफ इंडियन यूनियन कंसिक्वेंट टू अग्रीमेंट विद पाकिस्तान फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर विलेजेस एक्सेट्रा। तो आप देखिए पंजाब का जो एरिया है, पंजाब, ठीक है ना, राजस्थान का जो एरिया है, इसके बाद गुजरात का एरिया है, J&K का एरिया है, ईस्ट पाकिस्तान का एरिया है, जिसे तब ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, जो आज आपका बांग्लादेश है। तो वहां पर जो है यह सब उस बाउंड्री डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जो आपका 9th अमेंडमेंट है यह किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान के लिए के मध्य में सीमा संबंधी विवाद को सॉर्ट आउट करने के लिए, खास करके कैसे एरिया, जो तमाम गांव ऐसे थे जो बॉर्डर के गांव थे, सीमा से सटे हुए थे, तो उन गांवों की स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पर यह संशोधन किया गया था। तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके एग्जाम में जनरली यह पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो आगे आप देखिए 10वां जो अमेंडमेंट है 10th, इसके अंतर्गत क्या कह रहा है, अमेंड आर्टिकल 240, ठीक है ना, शेड्यूल 1 में संशोधन होता है 11 अगस्त 1961 को। क्या कह रहा है, इन कारपोरेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एज ए यूनियन टेरिटरीज कंसिक्वेंट टू ए एक्विजिशन फ्रॉम पुर्तगाल। तो इसको कहां से लिया गया, दादरा और नगर हवेली को, दादरा एवं नगर हवेली, नगर हवेली यह पुर्तगाल से लिया गया, पुर्तगाल का कब्जा था यहाँ पर, ठीक है ना। और उसको क्या डिक्लेयर किया गया, यूटी के रूप में, यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित राज्य के रूप में इसको घोषित किया गया। तो आपको यह पता चला कि दादरा और नगर हवेली किसके अंडर में था, किसका उपनिवेश था, पुर्तगालियों का, ठीक है। और उसके बाद इसी 10वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 240 में संशोधन करते हुए फिर उसको क्या डिक्लेयर किया गया, यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश के रूप में उसको स्थापित किया गया। तो आपके लिए पहला संशोधन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, फिर हमने कहा कि 7th बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप सीधे चले आइए 10th पर, ठीक है। यह 3 संशोधन अभी तक 10 तक में जो बताया हूं यह इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बाद आगे आप देखिए 11th में क्या कह रहा है, ईयर इसका देख लीजिए कब संशोधन होता है, 19 दिसंबर 1961 को। आर्टिकल जो प्रभावित हो रहे हैं इससे 66 एंड 71 हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इंस्टेड ऑफ इलेक्शन बाय ए जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, indemnify the president and vice president election procedure from challenge on grounds of existence of any vacancies in the electoral college। तो कह रहा है कि अगर कोई वैकेंसी खाली है, मतलब कोई सांसद या विधायक निर्वाचित नहीं है, तो उसके निर्वाचन ना होने के जगह पर उसको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। कभी मान लीजिए कि निर्वाचन की डेट घोषित कर दी गई और किसी सांसद की डेथ हो गई, या उसने त्यागपत्र दे दिया, या कोई ऐसे घटना दुर्घटना हो गई कि किसी एक सांसद, विधायक या कुछ ऐसे तमाम डिस्टर्बेंसेज आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको जो याद रखना है वह यह याद रखना है कि आपका 11th जो संशोधन है, 11वां जो संविधान संशोधन है, वह स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपको बता रहा है कि इससे इलेक्टोरल कॉलेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक चीज़ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेटिंग पर होता था, अब यह सीधे सीधे क्या हो गया, अलग अलग किया जाने लगा। राज्यसभा अपना अलग वोट देगी और लोकसभा अलग वोट देगी। नहीं तो पहले क्या होता था, दोनों को जो है एक साथ बैठा करके फिर वोटिंग कराई जाती थी, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि राज्यसभा अपने हाउस में बैठे रहे, लोकसभा अपने हाउस में बैठे रहे और वहां पर वो वोटिंग करे। तो यह एक फीचर जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन का, इसको इसके माध्यम से संशोधित किया गया, ठीक है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। लेकिन हमने कहा कि इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, कभी कभी मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि किस संशोधन के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव पर प्रभाव पड़ता है,
या उसमें बदलाव किया गया, व्यापक बदलाव। तो आपको याद रखना है 11th अमेंडमेंट, इसलिए यह क्या होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जनरली यह पूछा नहीं जाता है, सामान्य रूप से हमने कहा यह पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमने कहा कि एक चीज जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वह है जो ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट की होती थी उसके आधार पर इलेक्शन होता था। तो इसे सिविल सर्विसेज का जब आप एग्जाम देते हैं या कोई ऐसे एग्जाम जो हम कहते हैं कि जहाँ पर जीएस का लेवल थोड़ा हाई होता है, तो वहाँ पर आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आप इस आधार पे नहीं कह सकते कि पीछे नहीं पूछा गया तो नहीं पूछा जा सकता है। नई चीजें हमेशा 2-4 पूछी जाती हैं, उसमें एक चीज अभी शामिल हो सकती है, इसलिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे देखा जाए 12वां संशोधन, इसमें क्या कह रहा है, अमेंडेड आर्टिकल 240। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, अब 240 आपने पीछे देखा दादरा और नगर हवेली के विषय में, यहां पर आप किसके विषय में देख रहे हैं, गोवा, दमन एंड दीव। तो इसको क्या डिक्लेयर किया गया, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो अभी आपने किसको देखा, दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, अब यहां पर क्या देख रहे हैं आप कि गोवा, दमन एंड आपका दीव। ठीक है, दीव। तो यह है अब क्या डिक्लेयर किए गए, यूनियन टेरिटरी। तो इसमें दादरा नगर हवेली पहले ही हो गया था आपका, अब जो चीज दिख रही है गोवा, दमन एंड दीव, तो 2 यूटी यहां पर फिर से जुड़ गए। तो 1961 इसलिए भी याद रखेगा कि 1961 में ही 1961 में यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि गोवा को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, पुलिस एक्शन के द्वारा भारतीय संघ के अधीन शामिल किया गया था। मतलब गोवा को स्वतंत्र कब कराया गया, प्रश्न ऐसे आता है, इन विच ईयर गोवा वाज लिबरेटेड। तो योर आंसर शैल बी 1961। अगर कंसेप्ट पूछ लिया अंदर जाकर के, तो आपको यह भी याद रखना है कि भाई पुलिस एक्शन मीन्स गोवा वाज नॉट विलिंग टू बी पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है ना, बट स्टिल इट वाज मेड। क्यों, क्योंकि यहां पर पुर्तगालियों ने अपना दावा लास्ट मोमेंट पर क्या किया, छोड़ दिया था। ठीक है, तो कोई ऐसी युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी, सीधे सीधे सामान्य रूप से नहीं हो रहे थे, तो उसको भारतीय सेना ने अपने कब्जे में कर लिया। तो इसको कहा जाता सीधे सीधे इट वाज इंसर्टेड एज पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन बाय पुलिस एक्शन। ठीक है ना, आगे देखिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आगे के जो संशोधन है, तो यहां पर क्या कह रहा है, यह है आपका हो गया। इसके बाद पेज नंबर 11 आप यहां पर देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि 13th अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, अमेंड आर्टिकल 170, इंसर्ट न्यू आर्टिकल 371A। किसके लिए, 1963 में यह बात होती है, दिसंबर 1963 में, स्टेट ऑफ नागालैंड विद स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 371। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 371A was inserted by 13th amendment, 13th amendment। ठीक है ना, एंड इट वाज गिवन ए स्पेशल स्टेटस, स्पेशल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहां पर यह चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, आर्टिकल 371A। अगर अमेंडमेंट पूछ लिया तो आपको क्या आंसर देना है, 13th अमेंडमेंट, 13वां जो संविधान संशोधन है, वह किससे जुड़ा हुआ है, नागालैंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से। ठीक है, यह चीज आपको यहां पर याद रखनी है। आगे 14th अमेंडमेंट आप देख लीजिए, इसके अंतर्गत क्या करा, आर्टिकल 81 और 240 प्रभावित होता है। इसका मतलब फिर किसी राज्य का गठन हुआ, किसका भैया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ पांडिचेरी इनटू यूनियन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव
असेंबलीज फॉर द स्टेट फॉर पांडिचेरी। तो यहाँ पर जब हम यह बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको यह ध्यान देना है कि पांडिचेरी के साथ साथ आप देखिए हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर एंड गोवा, इन सब को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का फॉर्मेशन इसके द्वारा किया गया। ठीक है ना। तो यह आपके लिए उतना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो हमने कहा कि नागालैंड का, तो नागालैंड का आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नागालैंड का आपके लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा है मैटर। आगे देखिए 15th अमेंडमेंट, यह क्या कह रहा है? बहुत सारे आर्टिकल्स इससे प्रभावित हो रहे हैं। 124 है, 128 है, 217 है, 222 है, 224 है, 226 है, 297, 311 एंड 316। ठीक है ना। 5 अक्टूबर 1963 को होता है। तो क्या कह रहा है? रेज रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो रिटायरमेंट एज है। ठीक है ना। किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो कह रहा है 15वें संविधान संशोधन के द्वारा 1963 में। 15वें संविधान संशोधन के द्वारा 1963 में। तो यह चीज यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन हमने कहा कि अभी यह फिलहाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, थोड़ा आगे देखा जाए। इसके अंतर्गत क्या कह रहा है? 16वां संशोधन 16th। तो 16th के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19, 84, 173 यह सब जो है प्रभावित होते हैं। और 5 अक्टूबर 1963 को हुआ। तो क्या कह रहा है कि मेट इट ऑब्लिगेटरी फॉर सीकर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस टू स्वेयर देयर allegiances to the Indian Republic and prescribe the various obligatory templates। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो शपथ ग्रहण है, शपथ ग्रहण, तो उसको लेकर के यहाँ पर एक नियम बनाया गया। यह भी आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण नहीं है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। आगे देखा जाए 17th। तो इसमें क्या कह रहा है? अमेंड आर्टिकल 31A। ठीक है ना। 20 जून 1964 को हुआ। टू सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। यहाँ स्टेट्स का मतलब होता है संपत्ति, प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं। ठीक है। स्टेट्स, रियल एस्टेट हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, रियल एस्टेट्स। तो वो रियल एस्टेट में ESTAT होता है। ठीक है। तो कह रहा है टू सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एंड प्लेस लैंड एक्विजिशन लॉज इन शेड्यूल 9th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। यह आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि यहां पर यह लिमिट लगाई गई कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी जमीन रख सकता है, एक व्यक्ति अधिकतम कितनी जमीन उसके पास हो सकती है। तो प्रत्येक राज्य के वाइज, स्टेट वाइज यहाँ पर एक लिमिट लगाई गई। ठीक है ना, कि एक व्यक्ति के पास अधिकतम इतनी ही जमीन हो सकती है। यह चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो 17th अमेंडमेंट यह है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे 18th अमेंडमेंट देख लीजिए। तो 27 अगस्त 1966 को हो रहा है। टेक्निकल अमेंडमेंट टू इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज इन आर्टिकल 3 एंड हेंस परमिट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत, आर्टिकल 3 के अंतर्गत यूटीज की बात हो रही है। ठीक है ना। यह 10th अमेंडमेंट के अंतर्गत हुआ है, लेकिन यह आपके एग्जाम के लिहाज से यह भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम लोग देखते चलें पूरा क्या है, एक सरसरी नज़र से देखते जरूर चलिए कि कहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के हिसाब से। 19th अमेंडमेंट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर क्या है, 11 दिसंबर 1966 को एबोलिश इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स एंड इनेबल ट्रायल ऑफ इलेक्शन पिटिशंस बाय रेगुलर हाई कोर्ट्स। करा एबोलिश इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स एंड इनेबल ट्रायल ऑफ इलेक्शन पिटिशंस बाय रेगुलर हाई कोर्ट। तो कह रहा है कि इलेक्शन संबंधी जब भी कोई विवाद होगा तो वह सीधे सीधे जो अस्थाई हाई कोर्ट हैं वहाँ पर उसकी जो है सुनवाई
की जाएगी। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल नाम की चीज थी एक, इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। 20वां संशोधन अगर हम करें 28th अमेंडमेंट, तो इंसर्टेड आर्टिकल 233 ए 233 ए, यह 1966 में होता है। तो कह रहा है कि indemnify and validate judgments, decreases, orders and sentences passed by judges and to validate the appointment, posting, promotion and transfer of judges, barring a few who were not eligible for appointment under Article 223. Amendment needs to overcome the effect of judgment of invalidating appointments of certain judges इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यह उत्तर प्रदेश का मामला था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 20वां संविधान संशोधन, तो यहाँ पर बहुत सारे जजेज का मैटर उठा था कि जो इनकी नियुक्ति हुई है हाई कोर्ट के अंतर्गत वह वैध नहीं है। तो यहाँ पर एक प्रश्न किया गया था, तो उसको क्वेश किया गया, यहाँ पर उसको क्या किया गया, क्वेश किया गया। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि इसको क्या किया गया। तो कह रहा कि इंडेमनिफाई एंड वैलिडेट जजमेंट्स, डिक्रीजेस, ऑर्डर्स एंड सेंटेंसेस पास्ड बाय जजेस एंड टू वैलिडेट द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, बेयरिंग ए फ्यू हु वे आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 233। तो आर्टिकल 233 में प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है। तो कैसे जजेज अपॉइंटमेंट होंगे, क्या क्वालिफिकेशन उनके होगी, तो इस चीज को लेकर के यह किया गया था। ठीक है ना, तो हमने कहा चूंकि मैटर यूपी का जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का मैटर था, इसलिए आपके लिहाज से, हमारे लिहाज से, यूपी स्पेशल के लिहाज से अगर हम बात करें तो यह थोड़ा सा महत्वपूर्ण हमारे आपके लिए हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां से देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है 21वां जो संविधान संशोधन है, 10 अप्रैल 1967 को होता है। तो इंक्लूड सिंधी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंधी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पर सिंधी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। कहने का मतलब है कि शेड्यूल 8 में इसको सबमिट किया गया। कहाँ पर, अनुसूची 8 के अंतर्गत। अनुसूची 8 क्या दिया गया है, भाषाएं, अनुसूची 8 के अंतर्गत भाषा दिया गया है, भाषा। तो यहां पर सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको देखना है। आगे थोड़ा देखा जाए, 22वां संशोधन क्या है, अमेंड आर्टिकल 275, इंसर्ट आर्टिकल 244 ए एंड 371 बी। यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि प्रोविजन टू फॉर्म ऑटोनॉमस स्टेट्स विद इन द स्टेट ऑफ आसाम। तो 371 ए जहां नागालैंड के लिए था, किसके लिए, नागालैंड के लिए। वहीं 372 किसके लिए, किससे जुड़ा है, आसाम से। किससे जुड़ा हुआ है, आसाम से। 371 बी, सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, 371 बी यह है, आसाम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। 371 भी इंपॉर्टेंट है और 371 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे थोड़ा देखा जाए, 23वां क्या कर रहा है, 23वां संशोधन। तो अमेंड आर्टिकल 330, 330, 332, 33, 333 मतलब 334। तो 23 जनवरी 1970 को हुआ है। यहाँ क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यूड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन नागालैंड, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन Nagaland, both in the Lok Sabha and State Legislative Assembly, and stipulated that not more than one Anglo-Indian could be nominated by the governor to any state legislative assembly. Extend reservation for SCs and STs and Anglo-Indian members in the Lok Sabha and state assemblies for another 10 years up to 1980. तो 1980 तक आरक्षण को SC, ST और एंग्लो-इंडियन के लिए यहाँ पर बढ़ाया गया। SC, ST, एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है उसे 1980
तक के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, लेकिन नागालैंड के विषय में कह रहा है कि डिसकंटिन्यू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन नागालैंड। तो नागालैंड की सीट को थोड़ा सा डिसकंटिन्यू किया गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या था कि कुछ सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन बने हुए थे, तमाम डिस्टर्बेंसेज वहाँ पर चल रहे थे। तो उनकी मांगों पर विचार करने के लिए उसको अभी क्या किया गया था, रोक दिया गया था। वो लोग ग्रेटर नागालैंड की मांग कर रहे थे। ठीक है, आगे देखा जाए तो 24वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत क्या कह रहा है कि आर्टिकल 13 और 368 यह प्रभावित हुआ। कहने का मतलब है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 1971 में यह होता है। ठीक, इनेबल पार्लियामेंट टू डाइल्यूट फंडामेंटल राइट्स थ्रू अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसने कहा कि जो पार्लियामेंट है हमारी, जो हमारी संसद है, उसको मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। जो हमारी पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, उसको संविधान के जैसे अन्य भागों में संशोधन किया जा सकता है, वैसे ही हमारे फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है। तो यह बहुत चर्चित मैटर है, बहुत ज़्यादा चर्चित मैटर है जो 24वें संविधान संशोधन का है। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। तो आर्टिकल 13 और 368 यह दोनों को रिलेट कर रहे हैं। तो पहले क्या दिया हुआ था, आर्टिकल 13 में कह रहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया कोई भी संशोधन भाग 3 पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया कोई भी संशोधन भाग 3 पर लागू नहीं होता है। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया कोई भी संशोधन मौलिक अधिकार पर लागू नहीं होता है। यह भी बात है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। लेकिन यहां पर जाकर के यह कहा जा रहा है कि 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। तो सीधे कह रहा है इनेबल पार्लियामेंट टू डाइल्यूट फंडामेंटल राइट्स थ्रू अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में संशोधन के द्वारा यह कार्य कर सकता है। इससे संबंधित कुछ जुड़े हुए केसेस भी हैं, उनको भी आपको बताना है। तो दोस्तों आज हम यहीं पर ले जाकर के छोड़ते हैं, मतलब 23 तक छोड़ते हैं। 24वां जो संशोधन है, इसमें हमने कहा कि केस बेस से जुड़ा हुआ है, तो उस केस को भी आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए आपको यहीं पर रोक रहे हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है जो 24वां संशोधन है, 24th अमेंडमेंट। और आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल केसेस भी बताने हैं, लेकिन चूंकि आज के लिए हमने एक फिक्स किया हुआ है कि इतने टाइम तक इसको बताया जाएगा, तो उसके लिहाज से आपका टाइम यहाँ पर हम इसको रोक रहे हैं। ठीक है ना। तो आप कल जो है इसी को कंटिन्यू 24वें संविधान संशोधन से कंटिन्यू रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, एंजॉय करिए, मस्त रहिए और अपने परिवार का और सभी लोगों का ख्याल भी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।